बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया, जबकि स्पीकर का इंतखाब कल और कायदे-ए-अवाम के इलेक्शन इतवार को होगा। नवाज शरीफ साहब ने बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की जानिब से आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। क्या कहेंगे आज? देखिए, शदीद हंगामा हुआ और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने टीवी चैनल्स पे ये देखा है आज का हंगामा, उनको शायद उस इम्पेक्ट का अंदाज़ा नहीं जो वहाँ पे आज जो कौमी असम्बली में जो सूरत हाल थी और इस कदर शोर और इस कदर अफरा तफरी जिसमें ये उन्होंने हलफ उठाया और साइन किया और 302 लोगों ने जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने उस पर साइन किया। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बैरिस्टर गौहर, अख्तर मेंगल साहब, खालिद मक्सी, महमूद अचकज़ई, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उमर अयूब साहब, असद कैसर, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने हलफ उठाया और अब जो है वो कल इजलास होगा और कल जो इजलास है वो उसमें नए स्पीकर का चुनाव होगा जिसमें अयाज सादिक और आमिर डोगर साहब और वो कल इजलास होगा गालिबन और फिर इतवार के रोज़ जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। लेकिन इस बहुत ज़्यादा जो है वो यानी इतनी मेरा नहीं ख्याल कि अफरा तफरी कभी नज़र आई है, बहुत कम, और गालम गलूच हो रही थी उसमें, मतलब बहुत अफरा तफरी थी। जो राजा परवेज़ अरशद साहब हैं वो तो फिर भी किसी अंदाज में उन्होंने कोशिश की चलाने की ईवान को, लेकिन वो बात आगे हो नहीं सकी। और अब अयाज सादिक साहब अगर आ जाते हैं तो वो तो बहुत ही सॉफ्ट बात करने वाले हैं, तो वो किस तरह से ईवान चलाएंगे मैं नहीं जानता। लेकिन दो बातें हुई, एक तो रात को आरिफ अलवी साहब ने बहरहाल वो उस पर साइन कर दी है और ये अच्छी रवायत, ये अच्छी रवायत ज़ाहिर है जो तलखियाँ थी वो इस तरह से हुआ कि मतलब है कि सदर ने ही साइन कर दी है। अब वो सेकंड थाट उन्हें क्यों आई क्यों नहीं आई, लेकिन वो एक होती है ना कि विद इन एक सिस्टम कोई बगावत वाला फैक्टर नहीं डेवलप हुआ कि जी वो ईवान का इजलास हो रहा है और वो उसको सदर नहीं मान रहे और वो एक अजीब सा, तो वो बहरहाल एक मामला तो रात को लेट नाइट तय पा गया था। और लेकिन अब इसमें जो हुकूमत साजी है ना, मैं एक तो मुझे बिल्कुल ये पूरा जो सेटअप जिस तरह बना है और जिस तरह आगे जा रहा है मामला और जो इससे पहले हुआ है और जो होता चला आ रहा है तवील अरसे से, वो तो एक इंतशार है, टोटल एक मुकम्मल केओस है। और मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब उसमें छोटी काबीना बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, कि वो हुकूमत कैसे चलाएंगे। और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, जो वो गंडापुर साहब, वो अपनी सारी काबीना के साथ कल जा रहे हैं अडियाला जेल मुलाकात के लिए खान साहब से, और जाहिर है कि वो मुकम्मल या पीर के रोज़ से जाएंगे, वो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जो उनको एज ए चीफ मिनिस्टर मिलेगा। अब ये एक ऐसा मामला है जिसमें अच्छा चीफ मिनिस्टर की मुलाकात में और आम वकला की मुलाकात में और बाकी मुलाकातों में फ़र्क है, ये मैं आपको बता दूँ। जेल मैनुअल में जो जब कोई वज़ीर या कोई हुकूमती शख्सियत, वो इवन जेल का दौरा भी कर सकती है, मतलब उनको वो पूरे जेल का दौरा भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो बाहर उनकी मुलाकात होगी। उनके पास वज़रा के पास, जजेस के पास और शख्सियात के पास जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनके पास यहाँ तक इख्तियार होता है कि वो जेल के अंदर का दौरा भी कर सकते हैं बैरक्स का। मुझे नहीं पता कि अब अडियाला जेल के हुकाम क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन बहरहाल एक जैसे कहें ना, एक अफरा तफरी सी नज़र आ रही है हमें रियासती अमूर चलाने पे। और उसमें जो एक बात कल रात को एक अशाइया हुआ जो शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन दिया था और वो मुंतखब अरकान और इत्तेहादियों के लिए था, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश पे गए। नवाज शरीफ साहब उसमें नहीं थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो
आज भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं की। मतलब उनकी मौलाना साहब से भी आज मुलाकात नहीं हुई, मुसाफिया भी नहीं हुआ, जरदारी साहब से या बिलावल साहब से मुलाकात हुई, मरीम नवाज साहबा की मुलाकात आसफा भुट्टो जरदारी साहबा से हुई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, इस बात को महसूस किया गया वहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकी दूसरे कायदीन से उनकी मुलाकात सच नहीं हुई। और क्योंकि एक उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये जो एक माहौल था वहाँ का, वो भी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं पंजाब में, उस पर मियाँ साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उस पर कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है उस पर। ये एक अजब सी बात है। और ज़ाहिर है कि आगे हुकूमत बननी है, फिर माशी मसाइल हैं, फिर और इसमें जो अखराजात हैं ना हुकूमती और हमारे अकाबरीन के, मैंने सिर्फ ये, आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ जो एक खाना होता है ना, जो ख़बर आती है कि ये खाना हुआ, एक इतने लोगों के एजाज़ में शाइया दिया गया, उस शाइये का बिल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1000 से ज़्यादा ख़ानदान तमाम रमज़ान इसमें गुजार सकते हैं। एक वक्त का खाने पे जो ख़र्चा आता है पर हेड के हिसाब से, जो हैरान हो जाएंगे आप। मतलब है कि बल्कि 1000 भी क्या, बहुत लोग जो हैं वो शायद एक वक्त की अशाइया, और ये सारा जो है ये सरकारी खर्चे पे बजट, ये सब यहाँ पे एक मतलब हजूम दुनिया का जमा है फ़ाइलें उठा के साइन करवाने के लिए। ये तो ये इस तरह जो मुल्क है और रियासत, तो इस तरह उसके तो मसाइल बिल्कुल अलग हैं लोगों के। वो तो इस वक्त महंगाई और आगे से आप देखें गवादर के अंदर जो आफत ज़्यादा इलाका करार दिया है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सोशल अनरेस्ट है, तो उसमें ये तो अलग अलग दुनियाएं हैं दो। तो अब उसमें ये वजारतें किसको क्या मिलेंगी, कैसे होगा। असल बात यह कि ईवान की कार्रवाई बड़ी, आज उसका जो पहला रोज़ था, लेकिन वो अब ये मैंने उस दिन भी कहा था, पहले भी मैं कह रहा था कि उनका काम है ये कि हुकूमत को ना चले। मतलब वो तो पहले पीडीएम 1.0 ये नहीं है हुकूमत। ये वो हुकूमत है जिसमें एक बहुत ताकतवर कवि जो है वो तहरीक इंसाफ मौजूद है, जिनको सीटें नहीं मिलती। आज उनकी सीटें नहीं थी ना, उसके बावजूद इजलास का हाल देखें। अब उनको को सीटें नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे, मिल गई तो ईवान में तो बराबरी हो जाएंगे दोनों से। तो एक बहुत बड़ा केओस है जो आज हमें ईवान में नज़र आया। और इसमें बिल कैसे मंजूर होंगे, तकरीरें कैसे होंगी और बात कैसे की जाएगी, और मतलब मुझे नहीं पता। हमारे अकाबरीन का ये काम है कि वो रियासत को चलाएं आगे मामलात को, लेकिन ये हिजान जो है ये ख़त्म होने में नहीं जा रहा। और टोटल डिस्कनेक्ट है पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, उनके इश्यूज़ के साथ टोटल डिस्कनेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ईवान बेहतर चलेगा कम से कम। और ये जो अफरा तफरी आज हमें नज़र आई, ये अफरा तफरी यकीन करेंगे किसी भी वो जो थ्रेशोल्ड है ना, ये किसी भी हाथापाई तक जा सकती है। ये बहुत बहुत तलखी है ईवान में। एक तो रवायती तलखी होती है ना, इल्ज़ाम तराशी, नहीं बहुत तलखी है। और उसमें कोई भी इसमें कोई यानी मामलात जो है वो हाथापाई तक जा सकते हैं। तो इससे हमें गुरेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क के मामलात हैं, इसको कैसे आगे चलाएं। कोई अच्छा इसका मैसेज नहीं किया पहले इजलास का। तो और मैंने आपसे कहा ना कि मईशत अब कैसे ये ईवान संभालेगा, ये ईवान कैसे बिल पास किया करेगा, ये कैसे ईवान में कमेटियाँ बनेंगी, कैसे, ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन क्यास है और ये क्यास ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी में देखें, ये बात भी किस कदर अफसोसनाक है। मतलब मैं, ज़ाहिर है कि हम अपनी सब दुनिया में लोग अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, परेशानियाँ हैं सबको, सारी दुनिया में ही महंगाई, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, क्राइसिस हैं मुख्तलिफ। यूरोप में भी चले जाएँ आप, कई मुल्कों में मईशत जो है वो इस वक्त रिसेशन में जा रही है। लेकिन एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अजब सी लगती हैं। आज मिसाल के तौर पे पिछले 24 घंटों में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। वो ये हुआ कि गज़ा का जो इलाका है, गज़ा की पट्टी है, वो पहली तबाह हाल लोग हैं वहाँ पे वो खाने पीने के सामान और दवाइयों के वो पैकेट्स ऊपर से जो है वो एयर ड्रॉप कर रहे थे। उसमें इजिप्ट, जॉर्डन, मुख्तलिफ मुल्क, उसमें इस्लामी मुल्क भी हैं, यूरोप के भी हैं, वो ऊपर से इमदाद फेंक रहे थे साहिल के करीब। यानी ये जो
गज़ा का जो मेडिटेरियन सी के साथ जो इलाका है, जो जो जी। वहाँ पे कोस्टल लाइन है, तो ये लोग वहाँ पे सारे जो हैं ये वहाँ पे जमा हुए हुए थे और ये वहाँ पे सामान वहाँ से उठा रहे थे। तो बहुत सारा सामान, एक तो ये हुआ कि समंदर में गिर गया, तो समंदर में गिर गया और समंदर में वो लोग उसको उठाने के लिए, अब ज़ाहिर है खाने का सामान समंदर में गिर गया, लेकिन वो ज़ाहिर पैकेट्स ऐसे हैं कि वो ऊपर से फेंकते हुए वो भी ख्याल रखते हैं कि भी पानी में गिरे तो भी महफूज रहें चीज़ें। तो कई बच्चे पानी में उतर गए, कई लोग वहाँ उतर गए। अब वहाँ पर ये हुआ कि अभी तो ये अफरा तफरी, खाना उठा रहे थे लोग, दूर दूर तक भाग रहे थे। ऐसे मौक़ों पे वहाँ चूँकि इस वक्त कहत है, तो ये बच्चे, औरतें और इसमें बीमार भी लोग और बहुत सारे, तो वो वहाँ पे सामान उठाने के लिए सारे जमा हुए। तो वहाँ पे अचानक जो है वो 3 तरफ से अटैक हो गया। एक तो ये कि ड्रोन अटैक हुए पहले, और फिर उसके बाद शूटिंग शुरू हुई, फायरिंग, और साथ ही फिर समंदर से भी अटैक हो गया। एक ही वक्त में अटैक हुआ। अब उसके नतीजे में ये हुआ कि ये जो खाने पीने का सामान जा रहा था उन्हें, ये तो सरकारी तौर पे जो बताया गया वो ये है कि 104 बच्चे और औरतें तो वहीं पे शहीद हो गए, जो कि खाने पीने का सामान उठा रहे थे। और कई जो लाशें ऐसी हैं जिनको गोलियां लगी हुई हैं, उनके हाथ में जो है वो, किसी के हाथ में रोटी है, किसी के हाथ में दूध है, खुश्क दूध है, और इस तरह से। और कुछ 750 ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हो गए। अब उसमें ये जो है ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है कि आज सरकारी तौर पे बाकायदा ये ऐलान हो गया कि जी 30,000 लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें से 60 से 70% जो हैं वो बच्चे और ख़वातीन हैं। अच्छा, ये 104 की तादाद हो गई है, लेकिन 104 तो अभी बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये 135 तक जा सकते हैं जो बच्चे और औरतें हैं ज़्यादा। ये 30,000 की फ़िगर आज क्रॉस हो गई है। 30,000, ठीक है, और में 70% बच्चे, औरतें। अच्छा, और इसमें से जो है 1 आउट ऑफ हर 75 में से एक आदमी जो है वो चला गया जान से। अच्छा, और 8,000 मिसिंग है इसमें। अब इसमें इशू ये सारा कि ये जब कुछ हो रहा है सारा, तो हम क्या कर रहे थे उस वक्त, ये तारीख मिली, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है ना, ये दुनिया में मुजाहरे भी हो रहे हैं, दुनिया में एहतजाज भी हो रहे हैं, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये कहीं नहीं हो रहा। और ये उस वक्त हो रहा है जब साथ हम एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पे पाकिस्तान में हो रहा है वो आप देखें, और आप फ़लस्तीन में देखें कि एक रोटी का निवाला और एक रोटी उठाने के लिए बच्चे वहाँ गए हैं और उनको गोलियाँ मार के शहीद कर दिया गया। और वो भी हमसे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छे हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, और हमें ज़मीन दी हुई है, और हमसे ये ज़मीन संभाली नहीं जा रही कि हम मतलब कि कौम नहीं बने। वो कौम बनी बनाई कौम है, उनके पास ज़मीन नहीं है, और ये यहाँ पे ज़मीन है और कहते हैं कि जी हजूम है, कौम नहीं है। यानी अजब सा एक यहाँ पे जो कुछ हो रहा था सारा दिन, तो मैं वो देख रहा था। अब ये देखें कि ये वहाँ पे ये खाने के लिए लोग जमा हुए हैं, और वहाँ पे वो बच्चे जो हैं। अब इशू ये सारा कि ये है जहाँ पे अटैक हुआ है ना, ये ऊपर से ये सारे लोग जमा थे खाना जब इस एग्जैक्ट इसके ऊपर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक कर दी, और ये देखें लोग किस तरह पे वहाँ पे भाग रहे हैं खाने जमा, जहाँ जहाँ वो गिर रहे हैं असल में पैकेट्स, तो लोग फिर इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर कई कई मील दूर जाते हैं, और इस तरह से वो खाना उठाते हैं। तो ये जो है ये अब इनको देखें आप, और फिर उसके साथ आप दूसरे मीडिया पे देखें तो वहाँ पे एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, और ये जो है ये ड्रोन स्ट्राइक्स हुई आज जिन पे, और ये शहादतें 30,000 क्रॉस कर गई। ये एन उस वक्त हुआ है जब सारे जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ फ़लस्तीनी ग्रुप्स, वो आज मॉस्को में हैं, और वो मॉस्को में अगले 3 रोज़ रहेंगे। यानी जुमेरात जुम्मा हफ्ते की शाम तक वो मॉस्को में रहेंगे, और 14 ग्रुप्स हैं जिसमें फ़तह भी है। अच्छा, अब फ़तह ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी डिज़ोल्व हो गई है, उनके वज़ीर अमलन उनके लोग हैं, अमलन डिज़ोल्व हो गई है मोहम्मद शातिया के इस्तीफ़े के बाद, जो उनके वज़ीर आज़म थे। हो सकता है कि अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ख़त था वो बड़ा, उसमें उन्होंने
मतलब बताया कि हो क्या रहा है वहाँ पे गज़ा में और मगरबी किनारे पे। लेकिन वहाँ पर जो है वो 14 ग्रुप्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें लेबनान से भी ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ सीरिया से भी हैं और इराक़ से भी हैं, हमास भी है, फतह भी है। ये जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी अभी जो मौजूद है चूँकि एक अंदाज में, लेकिन ये वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी ज़हन में रखें जो ओस्लो अकॉर्ड के बाद कायम हुई थी और 5 साल की अबूरी दौर के लिए कायम हुई थी, और इस दौरान जो है वो बहुत कुछ इसराइल ने करना था जिसके बिल्कुल उलट किया उन्होंने। तो अब यह है कि 14 ग्रुप्स हैं और अगले 3 रोज़ रहेंगे, और इनको ज़ाहिर है उनके जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो इनके मेज़बान हैं, और ये नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं रशिया के, ये अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया के नुमाइंदे ख़ुसूसी भी हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। तो ये जो है 3 रोज़ के अंदर ये वहाँ पर एक जो अगला सेटअप आना है फ़लस्तीन में, उसको हतमी शक्ल देने के लिए ये मुलाकात मॉस्को में हो रही है। और 3 रोज़ इसको इसीलिए रखा गया है वहाँ पे कि 3 रोज़ के अंदर ये तमाम जो भी आपस में इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें गारंटर, ये बात पहले भी मैंने की थी कि गारंटर कौन होगा। तो गारंटर इसमें टर्की और रशिया हैं, कि ये टर्की और रशिया इसमें गारंटर हैं। यानी इस्लामी ममालिक तो हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक के अंदर भी आपको पता है कहीं पर कोई महमूद अब्बास को पसंद करता है, कहीं कोई हमास के प्रो हमास है, कहीं कुछ। तो ये आपस में जो भी सेटअप होगा उसके गारंटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टर्की और रशिया ने उसकी जिम्मेदारी ली है। अमेरिका का चूँकि कोई उनका तो सर पैर पता ही नहीं कि वो किस तरफ खड़े हैं इस वक्त। तो रशिया और रशिया की एक पुरानी हिस्ट्री भी रही है फ़लस्तीनियों के साथ, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर के दौरान। अच्छा, रशिया जो है इस वक्त वो फ़लस्तीनियों को खुल के सपोर्ट कर रहा है, फ़लस्तीनियों को, और चाइना भी कर रहा है, और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन उसकी एक अहम वजह यह है कि अगर आप उसको जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे देखें तो यकीनन चूँकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है मुकम्मल तौर पे, तो फिर वो फ़लस्तीन, उन्होंने भी एक स्टांस लिया हुआ है कि हम फिर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये अब 3 रोज़ के अंदर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो भी बातचीत हुई है, यानी अमीर कतर भी, कतर आपको पता है वो बिल्कुल ओपेक प्लस में कतर भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ज़ेलेंस्की वहाँ से होके गए हैं। अमीर कतर जो हैं वो पेरिस में थे कल। तो ये अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 रोज़ तक अच्छा, इनकी क़यादतें नहीं हैं, इनके नुमाइंदे हैं। क़यादतें तो इनकी ज़ाहिर है कि इस्लामी जिहाद या हमास या वो तो बाहर देख रहे हैं कि मामलात ये अगले 1 या 2 रोज़ में। और हमास की तरफ से आज ये कहा गया है कि ये जो अटैक हुआ है, जो शहादतें हुई हैं गज़ा पे, उसके नतीजे में वो हो सकता है अपने मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दें। इसराइल की तरफ से माज़रत की गई है कि हमसे गलती हो गई, हम ये समझे कि ये लोग इकट्ठा होके दोबारा हम पर हमला करने की 7 अक्टूबर की तरह की कोशिश कर रहे हैं। ये औरतें और बच्चे जो कि समंदर के किनारे रोटियां उठा रहे थे। तो इसके ऊपर दुनिया भर की तरफ से मजम्मत हुई है, लेकिन ये कि इसराइल कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, बस हमसे गलती हो गई, और मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, हमने औरतें और बच्चे मार दिए, वो जिनको खाना तकसीम किया जा रहा था। हमास का ये कहना है कि हम इसमें जो है वो अपने सारे मुज़ाकरात मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमास मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं करेगी इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी नेतन्याहू जो है वो एक बंद गली में खड़े हैं जहाँ पर वो सारी दुनिया की हमायत खो चुके हैं, बशमूल अमेरिका की। और अमेरिका की बाइडेन इंतज़ामिया की हमायत उन्होंने इसलिए खोई है कि बाइडेन जो है वो बाल बाल बचे हैं मिशिगन के अंदर, मिशिगन में बाल बाल बचे हैं, उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक उनका कम हुआ है। और ये बात कल भी की थी कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते दुनिया में कि वो एक बात वो कर रहे हैं और बरतानिया एक अलग बात कर रहा हो, यूरोप एक अलग बात कर रहा हो, और अरब दुनिया एक अलग बात कर रही हो, अफ्रीका पहले उनके हाथ से निकला हुआ है, यूक्रेन। तो वो मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो मंडे का कह भी चुके हैं इंटरव्यू में कि मंडे तक सीज़ फायर हो जाएगा। तो 2 दिन है, 2 दिन में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मॉस्को में रहेंगे अगले 2-3 दिन। ये सारे जो लोग हैं ये मॉस्को में ही अगली हुकूमत का क्या रंग रूप होगा उसको ये तय करेंगे। और इस दौरान जो है वो एक और बड़ा स्टेट ऑफ यूनियन कह लें या जो भी कहें, वो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ख़िताब किया है
ये नॉर्मल उनका आम खिताब नहीं है जो आज उन्होंने खिताब किया है। उसमें पार्लियामेंट के भी लोग थे और जो रशियन एलीट थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और उनके जो मुख्तलिफ लोग थे वो भी उस इज्तिमा में मौजूद थे। ये प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत सख्त तकरीर थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने इससे पहले भी ये बात की है कि मैं जो हूँ वो ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से वो कहते रहे हैं कि ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है वो सबसे ज़्यादा सख्त है अभी तक न्यूक्लियर के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, टैक्टिकल वेपन्स ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला चला जाएगा अगर यूक्रेन में नेटो के किसी मुल्क ने अपनी फ़ौज भेजी। नेटो जो है वो उसका मेंबर यूक्रेन नहीं है, और यूक्रेन जो है वो नेटो के ममालिक उसकी मदद तो कर रहे हैं, माली तौर पे भी कर रहे हैं, अखलाकी तौर पे भी कर रहे हैं, असलाह भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी फ़ौज ज़मीनी वहाँ पे नहीं भेज रहे वो। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने आज ये कहा है कि जी अगर तो यहाँ पे फ़ौज आई तो ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामला जाएगा, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो छोटे साइज़ के मिनी न्यूक्स जिसे कहा जाता है, और एक तो स्ट्रेटेजिक है ना जो दूर तक, यानी अगर आपने रशिया ने अमेरिका को निशाना बनाना है, अमेरिका ने रशिया को बनाना है, दूर से मिसाइल चलेगा, तो वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। ये जो टैक्टिकल हैं ये तो ये है कि इधर से चला और इधर जाके फ़ौरन नहीं। ये बिल्कुल जो बैटल ग्राउंड में, बैटल फील्ड्स में, मैं इसकी डिटेल क्या बताऊं, बस बैटल फील्ड्स के अंदर बिल्कुल ही अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर ये वेपन यूज़ करना पड़े तो फिर वो कमांडर इन चीफ या हाईएस्ट लेवल पे अमेरिकन प्रेसिडेंट या पुतिन फिर उसको ऑर्डर देते हैं कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। अब ये ज़मीन पे भी हो सकता है, ठीक है ना, सरफेस टू एयर, या इसको जो है ये नीचे से इसको आप ग्राउंड लॉन्च क्रूज़ कर दें, या इसको आप समंदर से भी कर सकते हैं, और इसको आप एयर से भी कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे वेपन्स, लेकिन ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स बहरहाल, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये आज की दुनिया में ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस हो गई है, ख़ासतौर पे उन मुल्कों के साथ जिनके यानी जो जिनके बॉर्डर्स लगती हैं और जहाँ जंग हो रही है। यूक्रेन और रशिया उनमें से एक मिसाल है कि यूक्रेन रोक नहीं पाएगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को। अगर यहाँ से फायर होता है तो रशिया रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ ही है ना सरहदें। तो आपका रडार सिस्टम तो उस वक्त काम करेगा ना जो थोड़ा सा दूर से आ रहा हो। जैसे ये जब यहाँ से चलाते हैं कोई मिसाइल चलाते हैं हुतीज़, तो वो हवा में आता है, यहाँ से रडार एक्टिव होता है, आता है, तो ऊपर तबाह करता है आयरन डोम। लेकिन अगर बिल्कुल ही साथ हो और इधर से इधर गिर जाए आके, तो इतनी देर में कौन सा रडार उसको रोकेगा या उसको कैच करेगा। तो ये टैक्टिकल, और फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हों अगर, तो फिर उसके नतीजे में न्यूक्लियर फिर अच्छा ये आज तक इस्तेमाल नहीं हुए न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ये आज की तारीख तक कभी इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये मतलब एक दफ़ा ये अगर चल पड़े तो फिर तो हर मुल्क के पास ही मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। फिर तो वो एक एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर मारना शुरू करेगा, और उधर से वो, तो इसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि कई मुल्क जो हैं हमारे टारगेट पे हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि कई यूरोप के अंदर हमारे टारगेट हैं और हम फर्स्ट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज एंटर हो गई यूक्रेन में किसी नेटो मुल्क की, तो हम फर्स्ट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम सेकंड स्ट्राइक का हम मतलब है कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक पे टारगेट कर देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और उन्होंने कहा कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आई मीन इट, और मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, उनका लहजा भी अगर आप सुने तो बड़ा उन्होंने सख्त लहजे में ये बात की है, और ये बात उन्होंने उस वक्त की है कि जब एक तो स्वीडन नेटो का हिस्सा बना है फिनलैंड के बाद, और दूसरी बात ये कि कल प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उन्होंने कहा था कि यूरोप के मुल्कों को अपनी फ़ौज यूक्रेन भेज देनी चाहिए। यानी ये उसका जवाब दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि ये अगर आपने किया तो उसके नतीजे में न्यूक्लियर वॉर यहाँ छिड़ेगी। अच्छा, अब ये जो एक सिचुएशन है ना कि ये जो रशिया का मामला है यूक्रेन के साथ, ये यूक्रेन के साथ रशिया का ज़ेलेंस्की सऊदी अरेबिया से होके गए हैं, और सऊदी अरेबिया अब उसमें कितना ज़्यादा रशिया से बात करता है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया ने जो रोल प्ले किया था ना इससे पहले, आसान नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त भी मुश्किल था, अब तो और मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये उसमें जो जंगी कैदी छुड़ाना दोनों तरफ से, फिर बीच में गारंटर बनना, फिर ये देखें ना कतर बीच में गारंटी कतर ने ली कि जी हम डायलॉग करवाते हैं, और इसराइल खुद मरा जा रहा था कि हमारी बातचीत करवाओ, लेकिन जब बातचीत शुरू की तो वो नेतन्याहू ने कतर के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। इजिप्ट आता है, इजिप्ट पे फटा, इस लेबनान,
तो नेतन्याहू की जो कि बचत दीवार से लगाओ, और ये कत्ल, ये जेनोसाइड है, ये कत्ले आम हुआ है 30,000 लोगों का, औरतों बच्चों का रोज़ हो रहा है। और अब ये घड़ी चल रही है कि जनाब 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रेसिडेंट बाइडेन पीर का रोज़ कह चुके हैं, उसके बाद और प्रेशर आएगा। वो जहाँ जाते हैं इससे पहले एक सवाल यही होता है कि जी आप बताइए कि जी ये जंगबंदी कम होगी। ये जो कत्लेआम आज हुआ है, इसके बाद तो पूरी दुनिया में, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो मतलब ये तो बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ पर लोग रोटियां उठा रहे थे ज़मीन से, उन्होंने उस जगह को निशाना बनाया है, और वहाँ पर ये 104 या 125 के करीब शहादतें हो गई हैं। तो ये एक ऐसा अलमिया जन्म ले रहा है। और मैं उसके बाद ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जब इतनी अच्छा, हुतीज़ ने उसके साथ ही, मैं कभी जाने से पहले आपको बताऊँ, हुतीज़ ने आज एक बात की वजाहत की है बहुत बड़ी, बहुत उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी सूरत भी ये जो अंडर वाटर केबल्स हैं दुनिया का, इसको काटने का या इसको तबाह करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम इसकी सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं और हम ये केबल जो है, लेकिन उन्होंने एक और बात बड़ी अजीब की है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई और मुल्क ये केबल तबाह कर दे और हमारे ऊपर डाल दे और फिर हमारे मुल्क को निशाना बनाए। तो हम ये वाजे कर रहे हैं कि अगर केबल यहाँ पे कटते हैं तो केबल तबाह करने में हम नहीं होंगे, कोई और होगा। तो ये मुझे वो जो है बड़ी अजीब सी बात लगी। जर्मन पाइपलाइन जो थी उसके ऊपर भी अभी तक एक इशू चल रहा है कि वो किसने तबाह की थी और क्या हुआ था। तो उन्होंने ये बात की कि यमन को निशाना बना सकता है कोई मुल्क दुनिया का, और वो बहाना ही बना सकता है कि यहाँ पे अंडर वाटर केबल हमने काटे हैं, लेकिन हमने केबल्स को, हमारा कोई इरादा नहीं है, और अगर ये डैमेज होते हैं कमिंग डेज में तो हमारी तरफ से उसको पहले ही ये फॉल्स फ्लैग होगा और इसको दुनिया ज़हन में। ठीक हो गया, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो पार्लियामेंट की कार्रवाई आगे चलाना मुश्किल हो गया? नहीं, जूते, घड़ियाँ, गालियाँ, और मैंने आपसे कहा ना कि जो माहौल था वो तो बहुत कम टीवी पे जो वहाँ लोग मौजूद थे उनको जो शिद्दत का एहसास है कि वो मतलब सब लोग जो हैं वो एक ग्रुप्स की सूरत में जा रहे थे। कोई किसी के हत्थे लग जाता और वहाँ दूसरे मेहमान है तो वो जनाब पता चलता कि अंदर ही लड़ाई हो गई। इतना मुश्किल हो गया था कौमी असम्बली के स्टाफ के लिए वो कि वो सिक्योरिटी को वहाँ पे बरकरार रखें। अब इसमें बिलों का मंजूर होना, इसमें बाकी मामला, फिर एक सूबा कैसे चलेगा जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे, और फिर मखसूस सीटों का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, अभी तक हाउस के तमाम वो हाउस मुकम्मल नहीं हुआ। और वो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है, वो कब अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल है अभी तक तो जो आसार लग रहे हैं कि वो सीटें नहीं देंगे। ये अच्छा, इनको भी ये सूट करता है कि वो सीटें ना दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई पीटीआई के, मैंने कहा जी सीटें हैं, तो कहते हैं नहीं हम चाहते हैं कि सीटें ना दें, क्योंकि हमारा जो वो है ना इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारा जो एक बयानिया है वो चले, हम चाहते हैं कि चले, हमें ना दें सीटें और फिर ये चलाएँ असेंबली। और आज वो बड़े खुश थे कि उन्होंने कार्रवाई नहीं चलने दी, हालांकि और वो हावी थे। वो मतलब अगर आप उसकी वो देखें तो वो कम होने के बावजूद वो तकरीबन वो काबू किया होता। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा इम्तहान है। आने वाले दिनों में जो है वो मईशत के हवाले से अहम फैसले करने हैं, और फैसले जो हैं मईशत के हवाले से वो बयान से तो नहीं होते। लोगों का पेट जो है वो टीवी पे चलने वाले टिकट से तो नहीं भरता कि टीवी पे टिकट चल गए कि जी महंगाई कम हो गई, और महंगाई कम नहीं है, तो इस तरह से तो नहीं काम चलेगा। और मैंने आपसे पहले बात की कि बहुत ज़्यादा इतना पैसा खर्च हो रहा है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कोई अमीर कबीर, कोई पता नहीं, कोई G7 के ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पे इस कदर खर्च हो रहा है पैसा, और इस कदर यानी अब मैं क्या बयान करूँ उस पर। तो ये अखराजात कैसे कम होंगे, कैसे, क्योंकि ये तो कंडीशन है IMF की कि आपने हुकूमती अखराजात कम करने हैं ताकि लोगों पे बोझ कम पड़े। अब यहाँ अखराजात अगर इतने ही रहते हैं और सारा, और ये ज़ोहराने और अशाइये और मुबारकबादें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक सादा सा एक सिलसिला बने जिसमें एक हुकूमत अपना काम करे। ये जो केयरटेकर जारी है, इससे बहुत सारे इनके ऊपर जो है अनवारुल्लाह काखड़ साहब कभी इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तो वो बात उनकी थोड़ी सी तल्ख हो जाती है। लेकिन अब ये देखें कि वो उन्होंने ये नहीं किया कि अशाइये हो रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, ये मतलब उनका जो ख़र्चा है इस केयरटेकर कैबिनेट का तो वो कम रहा है बहुत ज़्यादा। और उसमें वो ये जो रोड मैप देखे जा रहे हैं ये गवर्नमेंट, तो उस रोड मैप के अंदर तो निचकारी भी है, उसमें तो वो सारा बना के बता के जा रहे हैं कि भाई ये आपने आगे ऐसे चलना है।
हमारा जो दौर गुजरा उसमें ये हमने महंगाई को, ये डॉलर को काबू करने की कोशिश की, बड़ी हद तक काबू भी हुआ। और इस दौरान जो है वो मतलब जाहिर है कि एक गैर यकीनी से हालात रहे हैं थ्रू आउट, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वो उनकी तरफ से हुकूमत का चलना और ये अब जो कुछ हो रहा है केयर टेकर के बाद, यानी तवक्को तो ये थी ना कि भाई केयर टेकर इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन के नतीजे में एक मामला आगे चलेंगे सुकून से। तो ये तो आज कौमी असम्बली में मैंने आपसे कहा ना कि एक अजीब मामला है, घड़ी, जूते और सीनियर हैं, लेकिन वो जाहिर है कि एक साइड प्रोवोक होती है, दूसरी साइड उस तरह जवाब ना दे, तीसरी और मामला ख़राब होता है। इसमें मुझे अब ये बताएं कि अब रमज़ान अल्लाह ताला खैरी से लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग जानों से जा रहे हैं। ये वो वक्त होता है जिसमें आप कहते हैं कि यार एक मिनट ठहरो, आज ये दावतें हम ज़रा कैंसिल कर देते हैं और ये खाना पीना और चीज़ें सारी, और यार ये गरीब गुरबा के लिए जो है, ये आम गरीब गुरबा क्या, मिडिल क्लास के लोग भी इस वक्त बेचैन है, परेशान है, उनके लिए रमज़ान का कोई सिलसिला देखते हैं। लेकिन आज इतने हजूम थे, और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारे के सारे लोग यहाँ पर, बहुत से उनके मेहमान, उनके इलाके के लोग, वो हर जमात के, फिर वो मतलब लड़ भी रहे होते हैं, फिर वो गले भी मिल रहे होते हैं, फिर वो लड़ भी रहे होते हैं, फिर वो एक दूसरे से काम भी करवा रहे होते हैं, फिर वो तो एक यहाँ पे एक हंगामा बपा है। अब इस पूरे हंगामे को अगर आप आगे देखें, मैंने आपसे बात की कि ये जब ये अगले चंद दिनों में ये शोर शराबा हो रहा होगा तो वहाँ फ़लस्तीनियों की वो सीज़ फायर के लिए पूरी कोशिश हो रही है, और उसमें बड़े मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया के जो वली अहद हैं और जो उनके MBS, उन्होंने भी प्रेसिडेंट मैक्रोन से बात की है। ये पेरिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना, डायलॉग सारे पेरिस में होते रहे, पेरिस अकॉर्ड इसको कहा जाएगा फ्यूचर में, ये जिसको जो जंगबंदी की तरफ जा रहा है और जो मॉस्को गारंटर है और टर्की गारंटर है। तो अब इसमें इशू, और लेकिन कोशिश, पूरी कोशिश ये इसमें ये तारीख लिखी जाएगी तो इसमें इजिप्ट और जॉर्डन और OIC के मुल्क और कतर और ये सारे जो, और चाइना और रशिया और यूरोप और अमेरिका, और आखिरी आप देखें जाते जाते जो है आखिरी दिनों में वो अमेरिकन मेरीन ने अपने आप को आग लगा ली, उसने अपने आप को इसराइली सफारत खाने के सामने आग लगा ली और वो फ़लस्तीन के नारे लगाता हुआ चला गया। तो ये जो दुनिया इसमें सारे हालात में आप देखें, वहाँ गवादर में क्या हालात हैं, आफत ज़दा इलाका करार दे दी है, कराची में शायद मौसम ख़राब है, बाकी मुल्क, अब उसमें ये जो मनाजिर आप देखते हैं ना दरमियान में, और उसमें अभी देखते हैं कि यार ये किस बात पे लड़ रहे हैं, सूल है, कोई मामलात हैं, क्या है, मतलब वो उधर से उधर चला गया, फिर वो उधर से उधर चला गया, फिर उसकी लड़ाई हो गई, फिर तो, और उसमें इतना वक्त का भी ज़िया हो रहा है, और ये इसको या तो इसको शक्ल दें किसी, इस हाउस को, इसको कोई रंग रूप दिया जाए, अब अदालतों में एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, मुकदमा, उनका अपना खर्चे हैं, वो यानी करप्शन का केस बनता है अगर, तो वो करप्शन कम होती है, उसके ऊपर जो अदालतों में खर्चे होते हैं वो उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, वकीलों के, जो सिक्योरिटी, एहलकार, ये पेशियाँ, तो ये पूरा सिस्टम जो है ना ये चौक हुआ है। अब इस सिस्टम को कैसे आगे लेके चलना है, ये सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम गिरेगा, अगर चलेगा तो चलता हुआ फिर नज़र ही आ ही रहा है, और अगर गिरेगा तो गिरता हुआ नज़र आएगा, और लोग एक दूसरे से कहेंगे कि यार देखो ये सिस्टम गिर रहा है, ये तो चल नहीं रहा, तो ये सूरत है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।